गाइस, हियर वी आर अप विथ न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसमें हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड उसके क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यस, सिंपल एंड क्लियर। जो चीज़ मेजर नहीं होती, जैसे कि लव, इमोशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं बोलते। अभी इसके एक और एग्जांपल लेंथ और मास फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज। अभी ये क्लासीफाई करेंगे हम इसको, जैसे कि पहला बेसिस ऑन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सेकंड बेस ऑन द डिपेंडेंसी। ओके, तो दो तरह से। तो फर्स्ट बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इसमें स्केलर द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट। ओके, इसका मतलब जो क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैग्नीट्यूड जैसे कि कोई हमने बोला कि वो बॉक्स 1 kg का है, तो उसमें डायरेक्शन कहाँ आई? वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है कि 1 kg का बॉक्स है। तो मास, डेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें उसकी डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगला वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके डायरेक्शन भी होते हैं और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। अभी वेक्टर अलजेब्रा वो होता है, वेक्टर अलजेब्रा मतलब दो वेक्टर दिए होते हैं कोई एंगल पे, उनका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, तो वो वेक्टर अलजेब्रा में सब आ जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इसमें एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी के डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, इन सब के डायरेक्शन होते हैं। डिस्प्लेसमेंट का भी पूछोगे कैसे होते हैं? भाई डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो शॉर्टेस्ट पाथ देखता है कि वहाँ पे कोई इंसान मान लो एक सर्कल में घूम रहा है, वही जगह पे आया तो उसने डिस्प्लेसमेंट 0 करा, पर डिस्टेंस किया कवर, क्योंकि वो डिस्टेंस पाथ पे है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक पॉइंट से वेक्टर देखता है कि वो कहाँ कितना दूर गया वगैरह वगैरह, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इसलिए उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये वेक्टर है, फोर्स, वेलोसिटी एक्सेट्रा। अब बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी, तो उसमें पहला फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं बाकी सबसे, और उनसे दूसरी सब क्वांटिटीज़ हैं उनको हम जनरेट कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। वही जो डिराइव करी हुई क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं को हमने दे दिया नीचे नाम डिराइव क्वांटिटीज़। ओके, तो दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी से जनरेट हुई हो। ओके, तो अभी हम लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर भी। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी की, a set of physical quantity which are completely independent of each other and all other physical quantity can be expressed in terms of these physical quantity is called set of fundamental. Okay, अब derived quantity, the quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities are known as derived quantities. ठीक है, आगे अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे यूनिट्स का। इसमें पहला आता है फंडामेंटल यूनिट्स का, करेंगे क्लासिफिकेशन। तो 7 तरह के होते हैं एसआई सिस्टम में। जैसे कि हमने फोटो में देख ही रहे हैं, लेंथ मीटर होता है उसका ऐसा यूनिट, और सिंबल होता है एम। फिजिकल क्वांटिटी है मास, फिजिकल क्वांटिटी मास, उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम, और सिंबल केजी। ऐसे ही बाकी सबका आप इसका स्क्रीनशॉट रख के या सेव कर सकते हो, लिख लो कहीं पे, वो भी ठीक रहेगा। अब बारी आती है डिराइव यूनिट की। ये थे फंडामेंटल, और इनको बोला जाता है बेस यूनिट भी। अब आगे है डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट, units of derived quantity or that can be expressed in terms of base units are called as derived unit. ठीक है, जो ऐसे क्वांटिटी जो बेस यूनिट्स में उसको रिप्रेजेंट करा जाए, बेस यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट में लिख सकते हैं, तो वो होते हैं डिराइव यूनिट्स। या फंडामेंटल यूनिट से निकले हुए हों, जैसे कि जनरेट हुए हों, तो भी उन्हें कहते हैं डिराइव यूनिट्स। तो एग्जाम्पल इसमें आता है, हमने एग्जाम्पल ले लिया स्पीड। तो यूनिट ऑफ स्पीड को कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, तो लिखा मीटर पर सेकेंड आ गया। तो मीटर और सेकेंड दोनों थे एसआई सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट, हमने इस फोटो में देखा था। लेंथ भी है, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड। ओके, तो वैसे ही दो फंडामेंटल क्वांटिटी को जोड़ के एक डिराइव यूनिट बना स्पीड। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे सम डिराइव यूनिट्स आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट। उसमें फोर्स का न्यूटन, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें 4 तरह के हैं, बेसिक सिस्टम है। इसमें से मेन जो है वो है सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, सीजीएस सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम।
ऊपर का फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं हम, क्या है। FPS in this system length, mass and time are taken as fundamental quantity and their base units are foot, pound and second। ठीक है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ये ज़्यादा जगह नहीं पूछा जाता, इसके पूछने के बहुत कम चांस है। CGS इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं। CGS या तो गॉसियन सिस्टम इसको बोलते हैं। इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम एंड देयर रेस्पेक्टिव यूनिट्स आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ओके, अब बारी आती है MKS की। तो MKS में इन दिस सिस्टम ऑल्सो द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम बट देयर फंडामेंटल यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, अगला यहाँ पे SI सिस्टम में थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ MKS सिस्टम एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेशनलाइज MKS सिस्टम बिसाइड दी 3 बेस। ये सब नॉर्मल बातें, ये पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दी 3 बेस यूनिट्स ऑफ MKS सिस्टम, 4 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर कॉल्ड एज आर इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। ओके, ये आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ये पढ़ लेना ध्यान से। अब डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन का चैप्टर है तो डायमेंशन अभी आ रहा है, बताओ। तो इसमें डायमेंशन में है, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी, बेस मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटल, ये बात याद रख लो, बेस मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फिर से डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। ठीक है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी की कुछ रिस्पेक्टिव पावर होगी, उसके हिसाब से उसको एक डायमेंशन के फॉर्म में बदला जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ जाओगे। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma, सिंपल सा फॉर्मूला। फोर्स, अब फोर्स का फॉर्मूला ये है, हमने RHS वाली वैल्यू को लिखी, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी बाई टाइम, लिखा। अब उसको फर्दर डिवाइड करा, वेलोसिटी को और तोड़ा, तो आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी को तोड़ा तो लेंथ अपॉन टाइम, और नीचे टाइम पहले से था वो वाला टाइम, तो नीचे 2 टाइम हो गए, तो टाइम का स्क्वायर, जब वो ऊपर आएगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम रेज़ टू 2 आ गया। सो यही बताया था इसमें कि जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो उसको एक पावर देके रिप्रेजेंट करा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी उसको। अब डायमेंशनल फार्मूला, द फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस इन, सॉरी 2 बार लिख दिया, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ध्यान से पढ़ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करा जाता है जिसको भी डायमेंशन में लिखना हो। ये नहीं लिखा तो कोई नहीं समझेगा कि डायमेंशन फॉर्मूला है, बिकॉज इसकी यही एक रिप्रेजेंटेशन है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, तो पता चल जाएगा सामने वाले को, हाँ भाई इसमें डायमेंशन लिखे हैं। सो रिमाइंड दैट द इक्वेशन इज अमॉन्ग डायमेंशन और वो नॉट मैग्नीट्यूड। और ये डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाली चीज़ों को देखता ही नहीं, डायमेंशनल कांस्टेंट को ये देखता ही नहीं है, सिर्फ डायमेंशन ला के देगा आपको, बस वही काम करता है। अब आगे उसी में, सच एन एक्सप्रेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डायमेंशन फॉर्मूला। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लो, नोट कर लो, या दिमाग में ही सेव कर लो, सबसे बेस्ट। आप आगे, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is that expression which represent how and which of the base quantity are included in that quantity। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कितनी बेस क्वांटिटी और उनकी पावर क्या है वो रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन फॉर्मूला, बेस क्वांटिटी और उसकी पावर। ओके, और बेस क्वांटिटी किसकी होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो लिखा है सिंपल लैंग्वेज में। अब एग्जाम्पल एक, वही स्पीड का फॉर्मूला हमने जो ऊपर देखा था वही एग्जाम्पल इधर भी देख सकते हो। यहाँ पे डायमेंशन में m⁻0 आएगा, वो अपर केस नहीं हुआ, m⁻0 L1 और t⁻−1 होगा, क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में मास आता ही नहीं है, तो m⁻0 डिस्टेंस आता है उसका L1, टाइम डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो -1, तो टाइम⁻−1। अब हम दूसरा देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, this is based on physical quantity remains same whatever system is used for measurement। ध्यान से ये लाइन नोट कर लेना, आगे हम जाते हैं अभी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एक कांस्टेंट है और वो इंटू यूनिट कर दिया है। ओके, सो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड जो है
वो एक कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, सबको पता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 1 kg का बॉक्स है तो 1 kg कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट है तो दो कांस्टेंट को हम इक्वल लिख सकते हैं। अब n1 u1 जो है वो SI सिस्टम का मान लो और n2 u2 है वो CGS का मान लो। ओके, तो u1 हुआ SI सिस्टम की कोई एक फिजिकल क्वांटिटी और u2 हुआ CGS सिस्टम की कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, और n1 u1 है वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो जस्ट इक्वेशन बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, अभी आगे तो हम अब कोई सिंपल से नॉर्मल कोई भी मान लो कोई चीज़ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, m a l b t c, m रेस टू a l रेस टू b t रेस टू c। ओके, नॉर्मल में वो a b c वेरिएबल हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट m मास है, l है लेंथ और टाइम है t। सो आगे अभी ये जो फॉर्मूला बॉक्स में लिखा है n इक्वल टू n2 इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2। ओके, सो इस फॉर्मूले में u1 है SI सिस्टम का यूनिट, u2 है CGS सिस्टम का यूनिट। हमको दोनों का जब डिवीजन करेंगे तो ही तो हमें जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है वो मिलेगा n2। n1 तो 1 ही होगा, मैक्सिमम केस में 1 होता है क्योंकि वो बड़े सिस्टम की यूनिट है। जैसे कि मान लो हम SI सिस्टम को मतलब kg को ग्राम में कर रहे हैं तो kg के लिए n1 1 ही होगा, और n2 ग्राम के लिए फाइंड करते हैं वो 1000 आएगा। वो आगे बताते हैं कैसे। नीचे उनके लिखा है क्या है, n2 है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। n1 n2 सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है, वो हमको सॉल्व करने पे ही मिलेंगे, और n1 मोस्टली 1 ही होता है हमेशा, 99.9% मान लो n1 1 ही होगा। फिर आगे लिखा है m1 है यूनिट ऑफ मास इन सिस्टम 1, m2 है यूनिट ऑफ मास इन सिस्टम 2, ऐसे ही आगे भी है L1 L2 T1 T2। हम एक एग्जांपल देखते हैं अभी। कन्वर्ट 1 न्यूटन क्या है, फोर्स है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, यस, इनटू डाइन में करना है, dy एनी डाइन CGS यूनिट में। सो हमने लिखा नीचे देखो ब्रैकेट में लिखा है, अच्छे से दिमाग में नोट कर लो, डायमेंशन लिख रहे हो तो ब्रैकेट लगाने के। तो f लिखा, उसको लिखा m1 L1 T-2। ठीक है, अभी उसको आगे करा तो ये फॉर्मूला ऊपर वाला है जो बड़े बॉक्स में लिखा है, दिख रहा है वो वाला ये लिखा है। तो इसमें क्या था, f m1 L1 T-2 था। ओके, तो n1 n2 को भूल जाओ, फर्स्ट लाइन में n1 n2 को भूल जाओ, सिर्फ इतना देखो m1 L1 T-2। ओके, रिस्पेक्टिव पावर्स मिल गई सबको। अभी जो हमने इस पेज में ऊपर देखो हमने एक फॉर्मूला लिखा है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ओके, तो हमें ढूंढना है n2, क्योंकि CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें n2 ही ढूंढना पड़ेगा, छोटे वाले सिस्टम की यूनिट है। जनरली हम लोग n1 को बड़े सिस्टम की यूनिट ही लेते हैं, जैसे कि SI सिस्टम, उसमें सारे जो भी रिलेटिव जैसे कि किलोग्राम लेते हैं, और CGS में ग्राम लेते हैं, तो किलोग्राम अच्छा है, मतलब बड़ा यूनिट है तो उसको कन्वर्ट करा जा सकता है। ग्राम को कन्वर्ट करोगे तो वो जनरली पॉइंट में आंसर देगा, डिनोमिनेटर में पॉइंट आएगा, फिर आंसर काट पीट के वही आता है पूरा, बस इतना याद रखो। सो इधर हमने सिंपल वे में लिखा n2 इज इक्वल टू n1 इंटू जो उनकी रिस्पेक्टिव पावर्स हैं वो दे दी। हाँ, अभी कोई लोग पूछोगे कि इसमें हम लोग m1 अपॉन L2 या कुछ और वेरिएबल क्यों नहीं कर सकते, यही क्यों करा m1 बाई m2। सो देखो m1 बाई L2 करा तो वो जो क्वांटिटी थी वही बदल जाएगी, m1 बाई L2 तो कुछ और ही बन जाएगा, फिर लेंथ बाई टाइम अभी कोई बोल दो तो वो तो वेलोसिटी बन जाएगी। सो वैसा नहीं करते हम लोग, पूरी क्वांटिटी नहीं चेंज करनी, हमें सिर्फ जो उनके फिजिकल क्वांटिटी है, रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी, मास का मास के साथ, लेंथ का लेंथ के साथ, वही चेंज करनी है। अभी इसके ऊपर से आगे टॉपिक में कुछ और भी पढ़ने वाले हो तो ये क्लियर हो जाएगा। सो m1 का हमने लिखा वो था SI सिस्टम में, m1 का लिखा kg, L1 का लिखा मीटर मतलब m, और टाइम 1 का T1 का लिखा सेकेंड। ओके, नीचे सेम CGS सिस्टम का है तो वो लिखा ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड। अब kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 लिखा, नीचे ग्राम, ग्राम से ग्राम गया तो 1000 आ गया। मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100/1 आ गया 100, तो लेफ्ट LHS में हो गया 10⁵, उसको लिख दिया वही 10⁵, तो आ गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। ओके, आगे टू चेक डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमको फिजिकल रिलेशन के डायमेंशन चेक करने की दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, तभी वो फॉर्मूला
सही होता है। LHS और RHS दोनों साइड सही होने चाहिए। आगे पढ़ते हैं। द टर्म ऑन बोथ साइड हैव द सेम डायमेंशन, द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो एग्जाम्पल हमने लिया है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन F इक्वल टू MA। तो डायमेंशन हमें F का पता है, अब भी जस्ट ऊपर फाइंड नहीं करा, सॉरी, हमको पता है कि इधर पीछे गया M1 L1 T-2 होता है। लास्ट लाइन देखो, M1 L1 T-2 फोर्स का, सो वही इधर लिखा है M1 L1 T-2 LHS में। हम लोग को देखना है F इक्वल टू MA सेटिस्फाई करता है कि नहीं। फिर RHS के हमने डायमेंशन देखे, RHS में है M इंटू A, तो मास इंटू एक्सेलेरेशन, डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलेरेशन, वो करा M इज इक्वल टू L T-2। और तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी मैंने जस्ट बोला भी होगा कि अगर M लिखो और M⁻1 लिखो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कोई स्कूल्स में भूला जाता है, कंपलसरी है कि M⁻1 लिखो। सो आप लिख लेना, उसमें रिस्क मत लेना, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स वाक्स कट जाएंगे। तो इधर लिखा हमने M इंटू L T⁻2 एक्सेलेरेशन का डायमेंशन L T⁻2, ठीक है, वो इक्वल था फोर्स के डायमेंशन से। तो हमको पता चल के देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, सो रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अभी हमें एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन डिराइव करना हो या कुछ भी रिलेट करना हो तो कैसे करें? यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी of dimension, new relations among physical quantity can be derived if the dependent quantity are known। ओके, ये लाइन एक बार रीड कर लो शांति से, पॉज करके, पता चल जाएगा क्या लिखा है। फील करो, सब चीज़ को फील करो, ऐसे ही पढ़ने से कुछ नहीं होगा। फिर एग्जांपल एक देख लेते हैं, चलो। इट इज़ नोन दैट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ टी, एक सैटेलाइट है, टाइम टी में अर्थ के चक्कर लगा रहा है। हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थ का कैपिटल G है, यूनिवर्स का ही G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए उसको बोलते हैं। तो वो है G, मास है अर्थ का M, रेडियस है, रेडियस को R ले लो चलेगा, रेडियस तो एक तरह की लेंथ है, वो हम आगे बताएंगे कैसे। ठीक है, तो टाइम T, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, मास M, रेडियस, इतना चीज़ अपने को दिया है और पूछा है राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ T यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, आगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या फाइंड करना था? टी का एक फॉर्मूला ढूंढना था जो G, M और R को सेटिस्फाई करे, इन तीन को, मतलब ठीक है, सेट करके। तो हमने इधर कर दिया, सबको एक एक वेरिएबल दे दिए पावर में, G⁴A, M⁴B, R⁴C, क्योंकि हमें टी के डायमेंशन के इक्वल लाना है। जब फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग टी के लिए, तो टी के डायमेंशन तो होने ही चाहिए ना इक्वल टू, नहीं तो ऐसे ही कैसे हम लोग बोलते कि ये फॉर्मूला है, लो भाई ला के दे दिया हमको, तो गलत हो जाएगा। तो हम टी को कैसे लिख सकते हैं? M0 L0 T1 लिख दिया, कुछ गलत नहीं, M0 L0 T1, ठीक है। आगे G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको हमने ओपन करा। G का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल G का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, M-1 L³ एंड T⁻², जस्ट उसको ओपन करा है, बाहर जो पावर थी A से, उससे वो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया M⁻⁻A, L⁻3A, T⁻²A, और आगे का जो भी था M⁻B और R⁻C। R होता है रेडियस, रेडियस क्या होता है? एक तरह की लेंथ, तो उसको L लिखा है, L⁻C। ओके, अब RHS में जो भी सारे M वाले थे साथ में इकट्ठे कर दिए, L वाले थे साथ में इकट्ठे कर दिए, T वाला तो एक ही था, उसको रखा वहाँ पे। ओके, अभी हमें इक्वल करना है, LHS और RHS को इक्वल करना है। हमने पीछे पढ़ा अभी जस्ट इक्वल, ठीक है। तो हमने देखा कि T एक अकेला वेरिएबल है और उसके साथ कोई दूसरा नहीं है, मतलब सिंगल है। T के पावर में देखो ध्यान से, -2A ही है, बाकी सब में देखो C है, B है, ठीक है, और A भी है। T एक अकेला है जिसका ये है, तो हमने सोचा पहले T ढूंढ लें, तो T को इक्वेट करा LHS के साथ, RHS और LHS को इक्वेट करा T के रिस्पेक्ट में, तो ये आया फॉर T, नीचे लिखा है फॉर T, दोनों की पावर इक्वेट करी तो LHS में था T⁻1, बिकॉज हमें T के ढूंढना है, तो LHS में था T⁻1, RHS में T⁻2 है, तो हमने नीचे करा, पावर को दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये आया 1 = -2A, तो A को सब्जेक्ट बनाया तो हमें मिल गया A = -1/2। ओके, अब आगे फॉर
अब मास के लिए ढूंढते हैं, ठीक है, b माइनस ए है, क्योंकि हमें पता है a मिल गया तो बाकी दोनों क्वांटिटी u मिल जाएंगी। तो मास से चालू करा हमने, तो मास ढूंढा नीचे, तो मास में क्या था, LHS में m⁻0 था, और इधर दिया है RHS में m⁻b माइनस ए। सो हमने लिख दिया 0 = b माइनस ए। अब आ गया b = a हमने ऊपर ढूंढ रखा है तो बस इक्वल कर दो, आ गया b भी मिल गया हमें 1/2, a और b दोनों मिल गए। अब बचा l का LHS में था l⁻0, RHS में l⁻c + 3a। ओके, तो दोनों को पावर को इक्वेट कर दिया, 0 = c + 3a आ गया, c हमें सब्जेक्ट बना लिया, a पता है तो a की वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर 3/2 c। अब a b c तीनों मिल गए, उनको हम लोग ऊपर की इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 देखो, मार्क करिए इक्वेशन 1, देखिए वो इक्वेशन देखो, तो ठीक है, ए बी सी को उसमें पुट करना है, तो ये लोग पुट कर दिया, आ गया आंसर, हमने पुट करा तो आया t = g⁻⁻1/2 m⁻⁻1/2 r⁻3/2। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा तो आ गया r³/gm का होल रूट। ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जो डायमेंशन वाला जो एनालिसिस है वो हमें डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं लाके देता है, उसको कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक आपके पास फॉर्मूला रख के देगा कि ये इसका डायमेंशन टी के साथ मैच हो रहा है, तो लो भाई ये फॉर्मूला है इसका। जब आप एक्सपेरिमेंट करके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करोगे, फाइंड करोगे, तो तब उसका आंसर आया था 2π कांस्टेंट का, वो 2π से मल्टीप्लाई होके राइट आंसर आता है उसका। तो हमने जो फाइंड करा वो था √r³/gm, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से था 2π के बाद मल्टीप्लाई में यही जो अपना टर्म आया। सो कांस्टेंट के लिए हमें एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है और वो साइंटिस्ट कर चुके हैं, सो हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि जाओ एक्सपेरिमेंट करो, फाइंड करो 2π कैसे आया, वो सब नहीं आएगा। सिंपल है, डायमेंशन आपको मैच करने चाहिए टी के साथ, या जो भी आपको क्वेश्चन पूछा हो उसके रिलेटेड। ठीक है, आगे आता है लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। अब इस मेथड की लिमिटेशंस क्या हैं, कब कहाँ तक, किस सीमा तक यूज़ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन 1 और मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिराइव्ड। ठीक है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके जो भी वेरिएबल है, जैसे कि हमने इधर टाइम को फाइंड करा 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, 3 फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जैसे कि टाइम हमने लिखा g, m और r। अब g, m और r से फाइंड करा, इससे ज़्यादा चौथा, पांचवा और छठा भी एक कोई दे देते वैल्यू, तो वो नहीं होता पॉसिबल। इसमें लिखा है सिर्फ वो फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिराइव, इट कैन ओनली बी चेक, खाली तब चेक हो पाती, वो डिराइव नहीं हो पाती। इतने बड़े इक्वेशन बनते कि नहीं हो पाती, और एक तरह से इम्पॉसिबल भी नहीं, इक्वेशन ही नहीं बनते उसके। आगे सेकेंड, द फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी डिराइव यूजिंग दिस मेथड। ऑब्वियसली अगर इधर पावर में ट्रिग्नोमेट्रिकल आ गया, जी की पावर में बता रहा हूँ, जी, एम और आर की पावर में ट्रिग्नोमेट्री आ गई, लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया log 2 log 3, वो डिराइव ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल भी आया तो भी नहीं हो पाएगा। अब थर्ड, गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट। यस, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, ये डायमेंशनल कांस्टेंट को आंसर, मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट का इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता कुछ भी, जैसे कि हमने अभी देखा 2π वाला एग्जाम्पल। ठीक है, याद आया। सो ये था, ये डायमेंशन कांस्टेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं देता बस उनकी, इतना समझ लो। फिर अगला, गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। यस, ऑब्वियसली इसमें हमको बताया इसने कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, टाइम नहीं बताया, बस वही था, ये थे इसके लिमिटेशंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स।